जी अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग ज़रा आउटडोर बैठ के जस्ट आफ्टर जॉगिंग सीने में भीगे हुए। तो आज बात करनी है दोबारा से प्लेटलेट्स के ऊपर। पेशेंट्स हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं जो कि लैब से कोई इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं जिसमें प्लेटलेट काउंट भी साथ रिपोर्ट हुआ होता है। तो प्लेटलेट काउंट जब रिपोर्ट होता है वो उसकी जो वैल्यू है या उसकी रिज़ल्ट है वो लैब ने लिखा होता है कि 150 टू 400 या 450 तक नॉर्मल है। तो पेशेंट का रिज़ल्ट आ जाता है 148, 147, 135। तो पेशेंट पैनिक हो जाता है, वो हमारे पास आता है, वो कहता है कि जी मैं तो मारा गया, मेरे तो प्लेटलेट्स ख़त्म हो गए, तो मेरी तो जान बचाएं। तो उस सिलसिले में अर्ज़ है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। वैसे भी जहाँ पे जिस रीजन में मैं प्रैक्टिस करता हूँ पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे डेटा कलेक्शन का कोई टूल मौजूद नहीं है, कोई मेथडोलॉजी मौजूद नहीं है। तो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि यहाँ पे प्लेटलेट का जो नॉर्मल काउंट है वो 100 से जस्ट अबव शुरू हो जाता है और 250 तक यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि 250 से ऊपर बहुत कम पेशेंट्स नज़र आते हैं। और बड़े फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स यानी कि एसिम्टोमेटिक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ रहते हुए वो 100 से ऊपर होते हैं और कोई उनको एसोसिएटेड जो इटियोलॉजी होती है प्लेटलेट्स के कम होने की वो नहीं होती। तो इसलिए उसको तो मेरी वैसे ऑब्जर्वेशन ये है कि उसको इग्नोर करना चाहिए। वैसे भी प्लेटलेट काउंट अगर 50 से ऊपर है तो ना तो उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, ना ही उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। वो रेंज इस तरह की हो जाती है। तो अब ये है कि उससे अगली चीज़ आ जाती है कि उससे भी कम हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के 50 से थोड़े से ऊपर हैं, 60 हैं या 55 हैं या 70 हैं, तो उनको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मसला तब थोड़ा सा ख़राब होता है कि जब इन पेशेंट्स ने कोई प्रोसीजर करवाना होता है। आई मीन किसी ने हर्निया का कोई रिपेयर करवाना है, अपेंडिक्स का कोई ऑपरेशन करवाना है, या किसी ने कोई इस तरह की कोई चीज़ करवानी है जैसा कि कोई सी सेक्शन है, या किसी ने कोई हार्ट का प्रोसीजर करवाना है जैसे कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, और किसी ने कोई कैबेज यानी कि हार्ट का बाईपास जिसको कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग का प्रोसीजर करवाना है किसी ने, तो उसमें डेफिनेटली इसको थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। उसमें हमारा जो मेथडोलॉजी, चूँकि मोस्टली केसेस में ये अगर तो कोई इमरजेंसी है और अगर कोई इमरजेंसी है और पेशेंट को अभी 1-2 घंटे 3 घंटे के अंदर ही प्रोसीजर करवाना है, जैसे कोई अपेंडिसाइटिस है या कोई सर्जरी है इस तरह की या कोई ट्रॉमा है, तो उस सूरत में हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन एडवोकेट करते हैं। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन जो होता है वो मेगा यूनिट से बनता है, प्लेटलेट एफरेसिस से बनता है। उसी का फ़ायदा है, ये जो 6 बैग्स को इकट्ठा करके और उसमें से एक यूनिट बना देते हैं, दैट इज़ यूजलेस। उसको आपको यानी कि पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो वो 30 to 40,000 50,000 का एक बैग, यानी कि तकरीबन ये कोई $150 का एक बैग बनता है। तो उस सूरत में जब उस सूरत में ये प्लेटलेट्स ऊपर चले जाते हैं। प्लेटलेट का मेगा यूनिट जो कि एफरेसिस से बनता है, मशीन से बनता है। एक बंदे को मशीन के एक साइड पे लिटा देते हैं, उसका ब्लड पूरा निकल के मशीन के अंदर से होके जाता है और मशीन के दूसरी तरफ से बंदे में वापस चला जाता है डोनर के। तो उससे जो प्लेटलेट बनता है वो अच्छा यूनिट होता है और उसका फ़ायदा होता है पेशेंट को। अदरवाइज़ वो यूजलेस चीज़ है, कोई भी और कोई मेथड मौजूद है तो। उससे अगली बात आ जाती है कि अगर कोई प्लान सर्जरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सी सेक्शन है या कोई जैसा कि एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है या कार्डियक सर्जरी है, ये थोड़ी सी प्लान सर्जरी होती है। इसमें पेशेंट को वेट करवाया जा सकता है, 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का वेट करवाया जा सकता है।
तो उस सूरत में ये होता है कि जो पेशेंट है उसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक ट्रायल देते हैं, जिसमें कि विटामिन B12, B6, B9 और आयरन भी देख लेते हैं। अगर उसका कम है तो फेरिटिन लेवल के बाद उसका आयरन देख लेते हैं, तो उसका भी एक ट्रायल दे देते हैं 10-15 दिन का। कोई 80-90% पेशेंट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इसको, और उनका प्लेटलेट काउंट ऊपर चला जाता है। बाकी रह जाते हैं अगर 20% पेशेंट्स, तो उनके लिए हम फिर एल ट्रोम्बोपैग देते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बहुत सारे व्लॉग में बता चुका हूँ कि एल ट्रोम्बोपैग एडल्ट डोज 50 मिलीग्राम पर डे है, और जो बच्चों की डोज़ है वो 25 मिलीग्राम पर डे है, और इन्फेंट्स में वो 12.5 यानी कि हाफ टेबलेट उसकी दी जा सकती है। एल ट्रोम्बोपैग इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आती है। रोमिप्लास्टिम दी जा सकती है, विच इज़ नॉट एल ट्रोम्बोपैग, जो कि डिफरेंट है, लेकिन वो इंजेक्टेबल फॉर्म में आती है। तो उसके बाद फिर ये 7 दिन पहले उस प्रोसीजर से जो भी पेशेंट ने करवाना है उससे पहले हम देना शुरू करते हैं। 7 दिन तक देते हैं, 7वें 8वें दिन उसका प्लेटलेट काउंट चेक करते हैं, और 2 दिन के बाद फिर उसका देखते हैं। प्रोसीजर के 2-3 दिन बाद तक ये दवाई जारी रहती है। तो ये भी इसका एक बैग जो होता है उसका प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का, उसके बराबरी पड़ जाती है। और इसमें भी इसके भी रिज़ल्ट्स तकरीबन 98%, 99% पेशेंट्स इसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको के तो पुराना आईटीपी चल रहा होता है, उसमें फिर जैसे कि मैंने पिछला जो प्रेगनेंसी का वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, उसमें मैं बता चुका हूँ कि उसमें IVIGs हम दे सकते हैं, स्टीरॉयड का एक शॉट दे सकते हैं, उससे प्लेटलेट्स बूस्ट हो जाते हैं। तो ये तरीका है प्लेटलेट्स को एट द टाइम ऑफ प्रोसीजर मैनेज करने का। और लेकिन जो है सी सेक्शन है उसके लिए 70-80,000 प्लेटलेट्स आर एनफ, उस पर सी सेक्शन हो जाएगा। जो कैबेज है उसके लिए आपको 125 से ऊपर लेके जाने पड़ते हैं। बाद सर्जन भी 150 से ऊपर मांग रिक्वायर करते हैं। ये पेशेंट की कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनकी वेस्कुलर फ्रेजिलिटी किस तरह की है। और अगर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी है जो बड़ा इन्वेसिव प्रोसीजर है, तो उसमें 100,000 से ऊपर अगर प्लेटलेट्स हों तो ये हो जाता है। तो बस ये था आज का व्लॉग। इसमें हमने ये कवर किया कि पेशेंट को किस प्रोसीजर के लिए कितने प्लेटलेट्स चाहिए, और उनको टेम्परेरीली बढ़ाने का क्या तरीका है। ये सारा तरीका टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट बेसिस पे नहीं होता। बाद पेशेंट परमानेंट बेसिस पे भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाद पेशेंट टेम्परेरी ठीक होते हैं, उनका जो प्रोसीजर होता है वो उसको दोबारा बैक टू द रूटीन वापस आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया।